हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता और उसके बारे में जानेंगे। इस पूरी खासकर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंतर्गत जितनी भी डिसेबिलिटी आती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मानसिक मंदता या जिसको बौद्धिक अक्षमता कहते हैं, इन सभी विकलांगताओं के बारे में, निःशक्ताओं के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इवन आपको 40 पेज का नोट्स 41 पेज का है, वो पूरे आपको दिया जाएगा। जिससे होगा क्या कि आप इसे जब पढ़ लेंगे तो आपसे जो भी क्वेश्चन आएगा, यही नहीं आगे भी जब आप पढ़ाई करेंगे, आपके जो एग्जामिनेशन होंगे बीपीएससी ये सब की, वहाँ भी पूरे काम देंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। अधिगम क्षमता एक का परिचय पहले है। अधिगम क्षमता दो पद से बना है। पहला पद अधिगम, अधिगम का मतलब सीखना होता है और क्षमता का मतलब नहीं करने करने की क्षमता में कमी। तो मतलब सीखने की क्षमता में कमी। यह एक ऐसा विकृति है जिसमें बच्चों को सीख नहीं पाता है, सीखने की क्षमता का अभाव होता है। यह क्षमता अनुपस्थित होता है। समान तौर पे, सामान्य भाषा में, हम लोग सामान्य बोलचाल में इसे अधिगम अक्षमता कहते हैं, सीखने की क्षमता की कमी। पर कैसा सीखने की क्षमता में कमी, किस प्रकार के सीखने की क्षमता में कमी, यह भी जानना जरूरी है। क्योंकि सिर्फ सीखने की क्षमता तो बहुत, सीखना तो बहुत बड़े ब्रॉड एरिया है, पर इसमें सारे एरिया को शामिल नहीं कर सकते हैं। कुछ एरिया में सीखने की क्षमता में सीमितता या कमी पाया जाता है ना। तो क्या, कहाँ कहाँ कमी होगा? तो कहता है अधिगम क्षमता में वाक, भाषा, पठन, लेखन, अंकगणितीय प्रक्रिया में किसी एक या एक से अधिक प्रक्रिया में मंदता या विकृति या अवरुद्ध विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब जो ये एरिया है, इन एरिया में आपको एक या एक उससे अधिक एरिया में दिक्कत होगा। जैसे लिखने में दिक्कत होगी, पढ़ने में दिक्कत होगी, बोलने में लिखने, पढ़ने और बोलने में समस्या होगी, गणित की प्रक्रियाओं में समझने में दिक्कत होगी। तो इन सभी प्रकार को, ये सभी एक में नहीं हो सकता है, एक या उससे अधिक किसी भी बच्चों में या व्यक्तियों में पाया जाएगा तो वो अधिगम अक्षम बच्चे होंगे। ऐसी प्रक्रिया, ऐसी चीजें मंदबुद्धि बच्चों में भी पाया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है ना। और अभी जो नया नियम नया जो 2016 में एक्ट बना, उस एक्ट में इसे विशिष्ट अधिगम अक्षमता का संज्ञा दी गई, स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी की संज्ञा दी गई, जिसमें लिखित और मौखिक भाषा के प्रयोग एवं समझने में शामिल एक या अधिक मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में विकृति, जो व्यक्ति को सोच, वाक, पठन, लेखन, अंकगणितीय गणना को पूर्ण और आंशिक रूप से प्रभावित करता है, इस रूप से परिभाषित किया जा सकता है ना। तो इसमें बहुत ही कम मस्तिष्कीय क्षण, चूंकि इसके अंदर ये न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर है, जिसमें मिनिमम ब्रेन डिसफंक्शन होता है, बहुत ही कम ब्रेन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसे डिसलेक्सिया, विकासात्मक, जिसमें बोल नहीं पाता है आदि की समस्याएं उसमें पाई जाती है ना। इसके विभिन्न प्रकार के संस्थाओं ने, अमेरिका की जो अधिगम क्षमता का राष्ट्रीय संस्था है, नेशनल ज्वाइंट कमिटी ऑन लर्निंग डिसेबिलिटी है, उन्होंने कहा अधिगम क्षमता एक सामान्य पद है जो मानव में अनुमानतः केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से नहीं कार्य करने के कारण उत्पन्न आंतरिक विकृतियों के विषय समूह, जिसमें कि बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने, तर्क करने, गणितीय क्षमता का प्रयोग में कठिनाइयां शामिल होती है ना, को दर्शाता है। जीवन के किसी भी पड़ाव पर यह उत्पन्न हो सकता है ना, इस प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। हालांकि अधिगम अक्षमता अन्य प्रकार की अक्षमताएं, संवेदी अक्षमता, मानसिक मंदता, गंभीर संवेगात्मक विक्षोभ, सांस्कृतिक भिन्नता, अनुपयुक्तता या पर्याप्तता अनुदेशन के प्रभाव के कारण होता है, लेकिन ये दशाएं अधिगम अक्षमता को प्रत्यक्षता प्रभावित नहीं करती है। मतलब इतनी बड़ी परिभाषा उन्होंने दिया है, पर मूल रूप से इस पे हम लोग बात करेंगे। जो बात करते हैं, जो आपके काम का है, आप इसे इसे वीडियो को आप धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। आप इसमें से लेकर वीडियो को आप पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे
इसे देखिए, इतना देख लिए होंगे। अब देखिए ऐतिहासिक ऐतिहासिक परख होगी। अधिगम क्षमता के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखिए। अधिगम क्षमता के इतिहास के दृष्टिपात करने पर आप पाएंगे कि इस पद में अपना वर्तमान स्वरूप ग्रहण करने के लिए एक लंबा सफर तय किया है। सर्वप्रथम 1963 में सैमुअल क्रिक ने किया था, इस पद का शुरुआत किया था, जिसमें उन्होंने बच्चों में आइडेंटिफाई किया, बच्चों में पता लगाया कि इस तरह की समस्याएं आती है ना। तो इनके 3 अवस्था में बांटा गया और इसे रेशमा कुमार और कुसुमा ने 2003 में अधिगम अक्षमता को 3 चरणों में बांटा। कहा प्रारंभिक काल, रूपांतरण काल और स्थापन काल। प्रारंभिक काल क्या है? ये अधिगम अक्षमता के उद्भव से संबंधित रिसर्च हो रहे थे, तो 1802 से 1846 ईस्वी में इस अधिगम अक्षमता के बारे में लोगों ने पता करना शुरू किया, है ना। रूपांतरण काल उसके बाद के काल माना जाता है, जिसमें अधिगम क्षमता के रूप में प्रयोग होने लगा। बाद में अधिगम क्षमता पे बहुत सारी चीजें आई, आप इसे देख लेंगे, है ना। इसे आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे रोक रोक कर इसे पूरा पढ़ लेंगे। अब अधिगम क्षमता की प्रकृति और विशेषताएं क्या है? अधिगम संबंधी कठिनाइयां, श्रवण, दृष्टि, ये सारी तरह की कठिनाइयां उसमें हो सकती है। अब देखिए, अधिगम अक्षम बच्चों के बारे में कुछ लक्षण होते हैं। बिना सोचे विचारे कार्य करना, उपयुक्त आचरण नहीं करना, निर्णायक क्षमता का अभाव, निर्णय लेने की क्षमता का अभाव, लक्ष्य से आसानी से विचलित हो जाना, समान ध्वनि और दृश्यों के प्रति आकर्षण, थोड़ा सा भी कहीं से आवाज आ रहा है तो उसके प्रति ध्यान देगा। भावनात्मक अस्थिरता, एक चीजों पे कभी स्थिर नहीं रहेगा, उसकी भावना बदलते रहेगी। एक ही स्थिति में शांत स्थिर रहने की असमर्थता, स्व प्रगति के प्रति लापरवाह, अपनी प्रगति और अपने पढ़ाई लिखाई के प्रति लापरवाह होना, सामान्य से ज्यादा सक्रियता, हर चीज में इधर उधर करते रहना, घूम वो सामान्य सामान्य बच्चों से ज्यादा सक्रिय रहना, मतलब हाइपर एक्टिविटी, ये सारे आपके अधिगम अक्षम बच्चों के लक्षण हैं, है ना। कार्य करने में मंद होना, सामान्य कार्य को नहीं कर पाना, स्मरण शक्ति कमजोर होना, प्रत्यक्षीकरण संबंधी समस्याएं होती है। अधिगम अक्षमता की वर्गीकरण कैसे करेंगे? तो अधिगम अक्षमता की वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर करते हैं, जिनमें से डिसलेक्सिया, जिसको पढ़ने संबंधी विकार होता है, डिसलेक्सिया कहते हैं किसे, जिसमें पढ़ने संबंधी विकृति होती है। डिस्ग्राफिया, जिसमें लिखने संबंधी विकृति होती है। डिसकलकुलिया, जिसमें गणित संबंधी समस्या होती है। डिसेफेजिया, डिसेफेजिया वाक संबंधी विकार होता है। डिस्प्रैक्सिया लेखन और चित्रांकन संबंधी विकार होता है। डिस्टो डिसऑर्थोग्राफिया बर्तनी संबंधी विकार होता है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर श्रवण संबंधी विकार होता है। विजुअल परसेप्शन डिजॉर्डर दृश्य देखने संबंधी विकार होता है। और तो इतना नहीं आएगा, आपको ये 3 इंपॉर्टेंट है, आपको ये 3 इंपॉर्टेंट है, यही 3 आपको आएंगे। देखिए ये तीनों आपके, ये 4 ज़्यादा ज़्यादा याद रखना है, ये 4 ही आपको ज़्यादा पूछेंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। अब डिसलेक्सिया का पूरे डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है, जिसको आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसे आप देखिएगा, डिसलेक्सिया क्या है। कहता है डिसलेक्सिया ग्रीक भाषा के 2 शब्द से बना है। डिसलेक्सिया, जिसका अर्थ होता है कठिन भाषा। 1887 में एक जर्मन नेत्र विशेषज्ञ बर्लिन
द्वारा खोजे गए शब्दों में शब्द अंधता भी कहा जाता है। डिस्लेक्सिया को भाषाई सांकेतिक कोड, भाषा, ध्वनि और प्रतिध्वनि करने वाले वर्णमाला और अक्षरों और संख्याओं के प्रतिनिधित्व कर रहे अंकों का संसाधन होने वाली कठिनाइयां के रूप में परिभाषित की जाती है। डिस्लेक्सिया में दिक्कतें क्या होती है? वर्णमाला अधिगम में कठिनाइयां, अक्षरों की ध्वनि को सीखने में कठिनाइयां, एकाग्रता में कठिनाइयां, पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप हो जाना, शब्दों को उल्टा या अक्षरों को इधर उधर क्रम में पढ़ा जाना, समान उच्चारण वाले शब्दों को न पहचान पाना, शब्दकोश का अभाव, भाषा के अर्थपूर्ण प्रयोग का अभाव, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाना। डिस्लेक्सिया की पहचान। दूसरी है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में है जो लेखन संबंधी समस्याएं होती है, जो लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। वर्तनी संबंधी कठिनाइयां, खराब हस्तलेखन, अपने विचार को लिपिबद्ध करने में कठिनाइयां इत्यादि होता है। लिखते स्वयं से बातें करना, वर्तनी अशुद्ध, अनियमित रूप से आकार वाले अक्षर को लिखना, पठनीय शब्द होने पर भी कॉपी नहीं कर पाना, और जो भी लिखेगा अपठनीय रहेगा, उसे कोई पढ़ नहीं सकता, इतना खराब लिखेगा। अपूर्ण शब्द लिखेगा। उपचार क्या है? आपको पर उसी को ठीक करना है। डिस्कैलकुलिया, गणितीय संबंधी कौशल में दिक्कत होती है ना। इसके अंतर्गत अंक संख्या का अर्थ को समझने में उसको दिक्कत होती है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, जो यहाँ पूरे डिटेल में लिखा हुआ है। नाम और चेहरा पहचानने में कठिनाइयाँ, अंकगणितीय संक्रियाओं चिन्हों को समझने में कठिनाइयाँ, अंकगणितीय संक्रियाओं को शुद्ध परिणाम मिलाना, गिनने के लिए उंगलियों का प्रयोग करना, वित्तीय योजना और बजट बनाने में कठिनाइयाँ, चेकबुक का प्रयोग में कठिनाई, इन सारी चीज़ों में जो इनको प्रकोप होता है दिक्कत, उसे डिस्कैलकुलिया कहते हैं। इसके साथ साथ होता क्या है, कभी कभी पूछा जाता है कि मानसिक मंतौर और अधिगम क्षमता में अंतर क्या है। तो औसत से कम बुद्धि लब्धि होगा, इसमें अधिगम क्षमता में से औसत से ज़्यादा बुद्धि लब्धि भी हो सकता है, नॉर्मल बुद्धि लब्धि भी हो सकता है, और मंद बुद्धि में औसत से कम बुद्धि लब्धि होगा। मस्तिष्क में मिनिमम ब्रेन डिसफंक्शन होगा, और इसमें मंद बुद्धि में मस्तिष्क के पूरे ब्रेन फंक्शन प्रभावित होगा, इत्यादि इत्यादि चीजें। अधिगम क्षमता की मूल्यांकन, तो मूल्यांकन करने के लिए बहुत सारे टूल्स बने हैं, जिसको आपको पूछेगा नहीं। शैक्षिक मूल्यांकन करेंगे, क्लासरूम में उसकी परफॉर्मेंस कैसा है, कौन कौन शब्दों से दिक्कत करता है वो उसे पकड़ेंगे, फिर उसकी शारीरिक विकृति क्या है उससे पकड़ेंगे। ये सारे आधार पे हाँ हम लोग मेंटल एज बजे आईक्यू बराबर, आईक्यू क्या होता है, आईक्यू बराबर क्या होता है, मेंटल एज बजे क्रोनिकल एज गुने 100, यही आईक्यू का फॉर्मूला है। आईक्यू निकालते हैं जिससे हमारी बुद्धि लब्धि निकलता है, उससे हम समझते हैं कि इसको कॉग्निटिव क्षमता कितना है। आप इसे देखते चलिए। अब आते हैं दूसरी डिसेबिलिटी, जिसको बात करते हैं मेंटल रिटार्डेशन, बौद्धिक अक्षमता। इसे भी और भी पहले का हमारा वीडियो में डाला हुआ है, पर इसे आप अच्छे तरह से देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। मानसिक मंदता के क्षेत्र में काम करने वाली सबसे अग्रणी संस्था है AAMR, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। उन्होंने मेंटल रिटार्डेशन की परिभाषा 1983 में दिया था। उनके अनुसार था कि मानसिक मंदता का तात्पर्य तात्विक रूप से औसत रूप से कम बौद्धिक क्षमता, इसके बाद अनुकूल व्यवहारों में समस्या, और विकासात्मक अवधि के दौरान यह दिखना। विकासात्मक अवधि 0 से 18 साल को माना जाता है। अनुकूल व्यवहार, जो व्यवहार सुबह जागने से लेके रात में सोने तक करते हैं हम लोग, अपने उम्र के अनुसार, उम्र के सापेक्ष जो व्यवहार करते हैं समाज से लेके स्कूल तक सब जगह, वही हमारा अनुकूल व्यवहार है। 3 व्यवहारों को अनुकूल व्यवहार कहते हैं। अब आती है बात, करते ग्रॉसमैन ने कहा था 70 से कम अनुकूल व्यवहार में कमी
और 18 वर्ष की आयु तक ही परिलक्षित होना, यह मानसिक मंदता के लक्षण ग्रॉसमैन ने कहा था, है ना। अब है तो बहुत अच्छे से इसमें टेबल के माध्यम से दिया है, उसे आप समझ जाइएगा। अब आता है, बात करते हैं कि 2012 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी इसे बना दिया गया। तो इसकी परिभाषा भी बदल गई। परिभाषा ये हो गई, बौद्धिक अक्षमता एक अक्षमता है जिसमें व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता अनुकूल व्यवहार में महत्वपूर्ण कमी पाई जाती है। यह कमी उसके संकल्पनिक, सामाजिक, प्रयोगिक कौशल में परिलक्षित होती है। अक्षमता इस अक्षमता का आरंभ 18 वर्ष से पूर्व होता है। ये नई परिभाषा दी गई, मतलब मानसिक मंदता एक अक्षमता है। इस अक्षमता में व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूल व्यवहारों में महत्वपूर्ण कमी पाई जाती है। बौद्धिक क्षमता और अनुकूल व्यवहारों में कमी उसके संकल्पनात्मक, सामाजिक और प्रायोगिक कौशलों में भी दिखाई देती है। इस अक्षमता की शुरुआत 18 वर्ष से पूर्व होती है। यही है इसकी परिभाषा, है ना, मानसिक मंदता को। भारतीय परिप्रेक्ष्य में 1900 पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में पास हुआ, तो उन्होंने भी लगभग इसी चीज को कहा कि सब और एवरेज होगा बौद्धिक क्षमता। ये आप देख लीजिएगा, इसमें मिल जाएगा। अब कहता है कि साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मनोवैज्ञानिक आधार पे मानसिक मंदता का वर्गीकरण या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का वर्गीकरण। तो आपको साम है मानसिक, सबसे पहला को बोला जाता है सीमांत मानसिक, सौम्य या माइल्ड अल्प मानसिक मंदता, अति अल्प मानसिक मंदता, फिर अल्प मानसिक मंदता, फिर गंभीर मानसिक मंदता, और फिर अति गंभीर मानसिक मंदता, जो आपको यहाँ दिया हुआ है वर्गीकरण में। ये है मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण। शैक्षिक वर्गीकरण में क्या होता है, शिक्षणीय मानसिक मंदता, प्रशिक्षणीय मानसिक मंदता और कस्टोडियल मानसिक मंदता, संरक्षित मानसिक मंदता। ये 3 तरह के मानसिक मंदता की बात करता है ना। कौन कौन, शिक्षणीय मानसिक मंदता, प्रशिक्षणीय मानसिक मंदता और संरक्षित मानसिक मंदता। यहाँ पे पूरा दिखा हुआ है, आप आराम से इसे नोट कर ले देंगे। ये पूरा दिया हुआ है, आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इस आधार पे आप कर लेंगे। तीसरा वर्गीकरण है जो समतुल्य के आधार पे है, जिसे आप देख लीजिए, तीनों को दोनों आधार पे वर्गीकरण को किया गया है ना। मैंने वैज्ञानिक और ये दोनों को किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं विशेषताएं क्या होती है। आधे सामान्य शारीरिक विकास होता है, तो इनमें दिक्कतें क्या होती है या कैसे पहचानेंगे, तो शारीरिक शारीरिक विकास में पिछड़ा होगा, है ना। मानसिक विकास में भी पिछड़ा होगा, शारीरिक में विकृति होगी, ग्रॉस मोटर, स्थूल गामक और सूक्ष्म गामक क्रियाओं को नहीं कर पाना, आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं होना, कमजोर स्मृति होना, सोचने में सीमितता होना, कमजोर ध्यान केंद्रित करना, कमजोर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, सीमित सामाजिक समायोजन की क्षमता, किसी कार्य करने में रुचि की अभाव इत्यादि। मानसिक मंदता में सामाजिक में क्या होगा, सामाजिक रूप से अच्छा मान उपयुक्त होंगे, सहपाठियों और शिक्षकों के साथ अंतर संबंध बनाने में कठिनाइयां होगा, कभी कभी दूसरे के साथ नुकसान भी पहुंचाते हैं बच्चे ये। सामाजिक अवसरों पर उपयुक्त व्यवहार नहीं कर पाना, शोषण से बचाव के कौशल का अभाव होता है ना। भावनात्मक होता है, भावनात्मक असंतुलन होता है इन बच्चों में, देर से प्रतिक्रिया करना, अभिव्यक्ति करना इत्यादि इसमें बच्चों में पाया जाता है। अब आता है कि इसके असेसमेंट कैसे करते हैं। तो असेसमेंट पार्ट आपको जनरली नहीं पढ़ना है, पर इसमें हम दे दिए हैं। आप धीरे 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 इस वीडियो को हम इंस्टॉल करते जाते हैं, आप देख लीजिएगा। अगर आपकी ज़रूरत होगा तो इसे रोक 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 कर आप पढ़ लीजिएगा, एक एक पेज को, या उतार लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। ये आपको
अच्छा, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का उद्देश्य जांच करना होता है, उसके कमी और क्षमताओं को दोनों की जांच करना होता है। मूल्यांकन सतत चलने वाली प्रक्रिया है और जिससे किसी व्यक्ति या बच्चों के उसकी क्षमता और कौशल, क्षमता और कमी दोनों की जांच करते हैं मूल्यांकन में। ये पूरा आपको मिल जाएगा। कहता है कि बुद्धि परीक्षण के टेस्ट कौन कौन होते हैं, तो आप देख लीजिए, विनय कामर भाटिया बैठी उन्हें है, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है, अलेक्जेंडर पास एलोंग टेस्ट है, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट है, VSMS है, बैंड लाइन सोशल मैच्योरिटी स्केल है, जिससे हम लोग यहाँ पे मंद बुद्धि बच्चों की बुद्धि की काउंट करते हैं। एडेप्टिव बिहेवियर स्केल है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में MDPS यूज किया जाता है बच्चों का, मंद बुद्धि बच्चों को असेसमेंट के लिए। FACP बेसल MR यूज किया जाता है। इसको आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ बीएड वीएड पढ़ते हैं उनको ज़रूरत पड़ेगी। देख लीजिए आप अच्छे से। देखते चलिए, हम धीरे धीरे बढ़ाते चलते हैं। देखते चलिए, FACP की बात की गई है, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट की बात की गई है, MDPS की बात की गई है। ये सब आपको जानना नहीं है, पर आपको नॉलेज में होना चाहिए। अगर बीएड में आपके एंट्रेंस टेस्ट में पूछे तो काम आ जाएगा। प्रोग्रेसिव रिकॉर्ड है, FACP है। उसके बाद FACP में व्यक्तिगत क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं, शैक्षिक क्रियाएं, व्यवसायिक क्रियाएं, मनोरंजनात्मक क्रियाएं आते हैं। FACP के आधार पे बांटा गया है, क्लास में भी बच्चों को बांटा गया है। उस क्लास में हर क्लास प्राइमरी होता है, क्लास प्राथमिक 2 होता है, प्राइमरी 1, प्राइमरी 2, फिर सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी के बाद आता है पूर्व व्यवसायिक, और फिर व्यवसायिक क्लासेज में आता है ना। ये FACP के अनुसार वर्गीकरण है, इसे देख ले कि इतने साल के बच्चे यहाँ पे पहुँचते हैं, मंदबुद्धि बच्चे जो होते हैं। फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट के अनुसार इनको इस तरह से प्रमोट किया जाता है। फिर बेसिक MRA का स्केल यूज होता है, पर इनकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, बेस आपको आ जाएगा कि बच्चों में कौन कौन से समस्या व्यवहार पाए जाते हैं, तो उन समस्या व्यवहारों के बारे में आपको मिल जाएगा। उग्र और विनाशक समस्या व्यवहार, चिचिड़ापन और झंझलाहट होगा, दूसरे के लिए घातक व्यवहार, स्वयं के लिए घातक व्यवहार, पुनरावृत्ति का व्यवहार, विचित्र व्यवहार, अति चंचलता, ये सारे व्यवहार हैं जो समस्या व्यवहार है ना। अब बात करते हैं, शिक्षण विधि की बात करते हैं। जो ये जिनका एड ऑन है, हो सकता है AMR एड ऑन में होगा, तो उनसे पूछा जाएगा कि शिक्षण विधि की बताएं। तो सब सरल से जटिल की ओर, परिचित से अपरिचित की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, संपूर्ण से अंश की ओर, ये जो 4 बेसिक और भी हैं, पर ये 4 बेसिक जो सूत्र है शिक्षण शिक्षण का, उसे याद रखना चाहिए सबको। अब आता है, उनको जब पढ़ाते हैं तो गोल निर्धारित करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और उन्हें हम ट्रेनिंग देते हैं, है ना। ये पूरी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, इसे आप एक बार पढ़ लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। कार्य विश्लेषण क्या है पूछेगा, तो बड़े 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 टास्क को छोटे छोटे अर्थपूर्ण टास्कों में बांटकर जो बच्चों को सिखाते हैं, उस प्रक्रिया को हम कार्य विश्लेषण कहते हैं, है ना। और यह मंद बुद्धि बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया है कार्य विश्लेषण। हम लोग तो नॉर्मल बच्चों को भी सिखाते हैं इस प्रक्रिया से। चेनिंग क्या है? जब एक चेनिंग देखिए, हमने एक हम लोग टास्क को छोटे छोटे भाग में बांट देते हैं, और उसे एक टास्क सीखता है, फिर उसके आधार पर दूसरा सीखता है, दूसरा से तीसरा सीखता जाता है। इस प्रकार एक चेन का निर्माण होता है और लास्ट में पूरी टास्क को सीख जाता है बच्चा। इस प्रक्रिया को हम चेनिंग बोलते हैं, है ना। चेनिंग प्रक्रिया बोलते हैं। देख लीजिए, इसे आप समझ लीजिएगा। बैकवर्ड चेनिंग, फॉरवर्ड चेनिंग होती है।
शेपिंग होता है, शेपिंग भी देख लीजिए। ये सब टेक्निक है मंदबुद्धि बच्चों को पढ़ाने का। जैसे आप एक बार पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। इसमें होता है कि टास्क को कहीं से भी हम सिखाते चलते हैं और लास्ट में सारे टास्क सीख जाते हैं। एक शेप ले लेता है बिहेवियर, एक व्यवहार का शेप ले लेता है, यही है शेपिंग। मॉडलिंग होता है जो दूसरे को देखकर नकल करता है, उसे मॉडलिंग कहते हैं। जब आप किसी भी प्रकार की सहायता करते हैं, उसके आधार पर जब बच्चा सीखता है उसे प्रॉम्प्टिंग कहते हैं, सहायता करना होता है। ये पूरा है टेक्निक है ना। मौखिक रूप से बोल के अब सहायता करते हैं तो वर्बल प्रॉम्प्ट हो जाता है, मौखिक शाब्दिक सहायता होता है। शारीरिक रूप से जब मदद करते हैं तो शारीरिक सहायता होती है। ये सब तो रिइंफोर्समेंट है। हाँ, ये पूछा जाता है पुनर्बलन क्या है। तो पुनर्बलन वह उद्दीपन है जो किसी भी व्यवहार को भविष्य में होने की संभावना को बढ़ा देता है। मतलब जैसे आप चॉकलेट दे दिए किसी बच्चा को पढ़ाते समय, तो निश्चित रूप से वो चॉकलेट के प्रभाव उस बच्चे के सीखने पे रहेगा। इसी को पुनर्बलन कहते हैं। पुनर्बलन दो तरह के होते हैं, एक तो सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक पुनर्बलन में होता है कि कोई चीज़ आप उसको देते हैं, उसके प्रभाव से बच्चा सीखता है। नकारात्मक में होता है कि कोई नकारात्मक चीज़ें उसे मिलता है और उस नकारात्मक चीज़ों से बचने के लिए बच्चा सीखता है, तो इसे नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। इतना ही था। और अगर इसे आप एक बार फिर मैं धीरे धीरे चलाता हूँ, आप रोक करके भी वीडियो इसे आप जब देख लेंगे, उतार लेंगे, पढ़ लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि मेंटल रिटार्डेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे किसी भी एग्जाम में, भारत के कोई भी एग्जाम में, तो आपको छूट जाएगा। प्रोफेंसी टेस्ट तो बहुत छोटा सा चीज़ है, आपको बीपीएससी में इससे क्वेश्चन आएंगे तो आपको पकड़ में आ जाएंगे। इसीलिए मैंने इतने पूरा डेप्थ में आपको नोट्स डाल के बता रहा हूँ, ताकि आपको जब देखें वीडियो तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, छोटी सी बड़ी। और आप एक चीज़ मान के चलिए कि आपके जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, लखनऊ में हो रहे हैं प्रोफेंसी टेस्ट, तो वहाँ पे कॉपी हार्ड चेक होगा। जो भी लिखना होगा, शकुंतला मिश्रा में हो रहा है जो यूनिवर्सिटी है, और दूसरा सीआरसी में हो रहा है, इन दोनों जगहों पे हो रहा है। बहुत ही हार्ड लेवल का एग्जाम होगा आपका, और आप अच्छे से लिखेंगे तभी पास होने देगा, नहीं तो नहीं पास होने देगा। तो जो ये मैं नोट्स अभी अपलोड किया हूँ, जो वीडियो के साथ बता रहा हूँ, आप इस लेवल के ही आप लिखेंगे, आंसर जब आएंगे तो, क्वेश्चन आएंगे तो आप जैसे तैसे लिख दीजिएगा, नंबर काट देगा, फेल कर देगा, फिर उतना जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। और ये लास्ट चांस है, इसके बाद कोई चांस नहीं मिलने वाली है प्रोफेंसी टेस्ट का, ये सेकेंड चांस है। सेकेंड चांस इसलिए दिया गया क्योंकि जब DCBR जो किए हुए थे, अगर वो एड ऑन किए हुए थे तो DCBR पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन पे स्पेशल एजुकेटर नहीं थे, तो एड ऑन उसे मान लिया वो प्रोफेशनल हो गए, लेकिन स्पेशल एजुकेटर के लिए एड ऑन भी करना था। तो एड ऑन के लिए ये मूल रूप से ये हुआ, मतलब दो चांस दिया गया ताकि सारे बच्चों को रजिस्ट्रेशन मिल जाए, क्योंकि ऐसे भी इस फील्ड में स्पेशल एजुकेटरों की बहुत कमी है। तभी तो डिप्लोमा दूसरे दूसरे फील्ड का, जैसे डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन मूल रूप से हॉस्पिटल सेटअप का के लिए है, 1 ईयर का डिप्लोमा है, और कम्युनिटी में वर्क करने के लिए हॉस्पिटल से इसके मल्टीपर्पज रिहेबिलिटेशन वर्कर का पोस्ट भी आता है, पैरामेडिक का पोस्ट आता है, इस तरह के पद आते हैं इसमें। लेकिन आपको CP2 करा के स्पेशल एजुकेटर इसलिए बनाया गया था, बनने का मौका दिया गया था, ताकि आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकें। और इसी पर्पज़ को RCI पूरा कर रही है, फिर से एक बार चांस दे के। तो आप कितना इस चांस को भंजा पाते हैं, आप पे निर्भर करता है। मेरे तरफ से जितना हो सकता है मैंने वीडियो डाल रहा हूँ, ताकि मैं अपने बहुमूल्य समय निकाल कर, मेरे पास टाइम नहीं है फिर भी, ताकि आपका कुछ हो जाए, भला हो जाए। आपके भला हो जाएगा तो, क्योंकि आप लोग इतना दिन से किए, कुछ हुआ नहीं। ऐसे अब कुछ बड़ा भी करके कुछ नहीं होता है, लोग B.Ed M.Ed करके भी कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन एक छोटी सी डिग्री है, और अगर इस पे आप कामयाब हो जाएं तो अच्छी बात है। इसीलिए मैंने पूरी इस वीडियो को मैं डाल दिया हूँ, ताकि आप रोक रोक के धीरे धीरे करके इसको आप आराम से पढ़ लीजिए, कॉपी में नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाए। आप इसको पूरी अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, और मुझे आशा है कि आप लोग समझ लेंगे और कंप्लीट भी करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं।
इसको आप पूरी तरह से देख लेंगे, एक एक पेज को देख लेंगे, एक एक पॉइंट्स को देख लेंगे। जहाँ पे मुझे समझाने की ज़रूरत हुआ मैंने बता दिया है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। फिर हाँ, ये मेरा थोड़ा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें और इसको बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं पूरे वीडियो देते रहूँगा, आपको मिलते रहे और देखते रहिए और कुछ अच्छा हो जाए आपके साथ स्पेशल एजुकेशन में। इसलिए सब्सक्राइबर भी बढ़ा दीजिए और आप लोग इसका, हमें भी अच्छा लगेगा कि हम मेहनत कर रहे हैं तो मेरी मेहनत सफल हो रही है, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं सफल हो जाए। चलिए इसके साथ हम समाप्त करते हैं आज की क्लास। ठीक है, बाय।